यस हेलो गाइस, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। कल ही सीएसआर नेट की दिसंबर 2025 की रिस्पॉन्स शीट आ गई है और बहुत सारे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस में डाउट है और किसी किसी को भी चैलेंज भी करने हैं, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि जो भी आंसर की आ रखी है सीएसआर नेट की, वो हमारे लॉजिक से सही है या नहीं है, या फिर कोई भी क्वेश्चन को अगर किसी को चैलेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रूफ है। तो बेसिकली आज हम जनरल एप्टीट्यूड के सेशन में ये देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है? रेस्टोरेंट एबीसीडी गिवन द फॉलोइंग ऑफर्स। ओके, रेस्टोरेंट है एबीसीडी, चार, उन्होंने कुछ ऑफर दे रखे। वन मॉकटेल फ्री फॉर एवरी टू परचेज। बी बोल रहा है कि वन मॉकटेल फ्री फॉर एवरी थ्री परचेज। ओके, सी बोल रहा है कि टू मॉकटेल फ्री फॉर एवरी सिक्स परचेज, एंड डी बोल रहा है कि भाई 30% डिस्काउंट एंड एवरी मॉकटेल। अब क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो ऑफर है। क्वेश्चन क्या है? इफ ऑल द रेस्टोरेंट हैव द सेम मार्क प्राइस फॉर ईच मॉकटेल इन रेस्टोरेंट, वुड यू पे एटलीस्ट इफ यू ड्रिंक 8 मॉकटेल्स। मतलब अगर किसी किसी ने 8 मॉकटेल्स पिए तो, तो सबसे कम पैसे कौन से रेस्टोरेंट में आप दोगे? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे एक मॉकटेल के पैसे एम है। ओके, इतना अज्यूम कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, वन मॉकटेल फ्री एवरी टू परचेज। फ्री टू परचेज मतलब दो मॉकटेल परचेज करने के बाद एक मॉकटेल फ्री मिल रही है। तो मुझे मिनिमम कितने 8 मॉकटेल्स खरीदने हैं। कहाँ गए? 8 मॉकटेल्स। तो ए के लिए मैं क्या करता हूँ, ए के लिए सबसे पहले मैं 2 मॉकटेल खरीदता हूँ, एक फ्री मिल जाएगी। 2 मॉकटेल खरीदता हूँ, एक फ्री मिल जाएगी। कितने हो गए? 6 मॉकटेल। मुझे कितने? 8 चाहिए। तो 2 मॉकटेल खरीदता हूँ और एक फ्री हो जाएगी। तो टोटल कितने हो गए मेरे? 2 2 2 6 7 8 9 9 मॉकटेल्स। बट पे कितने करें? पे इसके लिए मैंने सिर्फ कितने किए? 6 एम। ओके, 6 एम पे किया है क्योंकि एक मॉकटेल की प्राइस 1 है। अब देखिए, अब बी की तरफ चलते हैं। बी क्या कहता है? वन मॉकटेल फ्री फॉर 3 परचेज। अगर मैं 3 मॉकटेल परचेस करूंगा तो मुझे 1 फ्री मिलेगी। तो यहाँ पे मैं 2 बार 3 मॉकटेल परचेस करता हूं तो मुझे 2 मॉकटेल। तो टोटल कितने? 8 मॉकटेल्स हो गए। ओके, अब 8 मॉकटेल्स के लिए बट पे कितना कर रहा हूं? मैं पे सिर्फ 6 मॉकटेल्स के लिए ही पैसे पे कर रहा हूं, राइट। अब आते हैं थर्ड पे। पी क्या कहता है? 2 मॉकटेल्स फ्री फॉर ईच 6 परचेज। 6 मॉकटेल्स पे मुझे 2 मॉकटेल फ्री मिलेंगे, तो डायरेक्टली मेरे 8 मॉकटेल्स हो रहे हैं। बट अगेन मैं इसके लिए पे कितना करता हूं? मैं पे करता हूं 6। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 30% डिस्काउंट ऑन ईच मॉकटेल। 30% डिस्काउंट मतलब क्या? मैं हर एक मॉकटेल के लिए कितना पे कर रहा हूं? 0.7 एम हर एक मॉकटेल के लिए। अब मुझे कितने चाहिए? 8 मॉकटेल चाहिए। 7 8 जा 56, तो 5.6 मॉकटेल में मैं पे कर रहा हूं। अब देखो, सबसे लिस्ट आप किसको पे कर रहे हो? यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 5। तो रेस्टोरेंट डी जो है सबसे कम पैसे ले रहा है मॉकटेल्स पे। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है एज वाला। ओके, कौन से टॉपिक से? एज के टॉपिक से। A father said to his son, I was old as you are when I become your father. If the current age of father is 52 years, the age of the son after 10 years would be, देखो क्या है ना, जब भी एज का क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस बनाना। अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं पहले देखते हैं। फादर सन को क्या बोल रहा है? आई वॉज ओल्ड एज यू व्हेन आई बिकम योर फादर। ओके, तो यहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं सन की एज दैट इज एक्स और फादर की करंट एज तो दे ही रखी है, दैट इज 52। अब इसके थ्रू मैं इक्वेशन बनाता हूं। आई वॉज 10, आई वॉज एज ओल्ड एज यू व्हेन आई बिकम योर फादर। मतलब फादर क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे जितना मेरी उम्र तुम्हारी जितनी थी जब मैं बाप बना था, ठीक है। और सन की एज क्या? एक्स। तो अगर मैं 52 माइनस एक्स करूंगा तो मुझे फादर की एट दैट टाइम की एज मिलेगी, राइट। और 52 माइनस एक्स क्यों? क्योंकि वो जो बंदा था वो उसकी उम्र का था और उसकी उम्र कितनी है? एक्स है, राइट। ये इक्वेशन मिल गया। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है? 52 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 52 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू 26। तो आंसर 26 है क्या? नहीं, आंसर 26 नहीं है क्योंकि सन की एज कितनी आ गई? 26 आ गई। बट
द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सन की एज के लिए x प्लस 10 years करना पड़ेगा, दैट इज 26 प्लस 10, दैट इज 36। तो कितनी एज हो गई, 36 एज। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, समझ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 20 ब्लैक, 22 white and 24 red socks. If a person draws socks at random one by one without looking, what is the minimum number of socks he must pick to be certain having at least one pair of the black sock? देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, ओके। और ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था हमारे क्लास में, ओके। क्वेश्चन काफी सिंपल है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 20 ब्लैक पेयर्स, 20 22 व्हाइट एंड 24 रेड सॉक्स है, पेयर्स नहीं है, रेड सॉक्स है, ओके। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इसको हमें क्या करना होता है, वर्स्ट केस सिनारियो, ठीक है, वर्स्ट केस सिनारियो अज्यूम करना होगा। मतलब क्या होगा कि मुझे जो सॉक्स निकालने हैं वो तो मुझे सबसे एंड में मिलेंगे, तो इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं 22 सारे के सारे व्हाइट सॉक्स निकालता हूं, तो यहाँ पे 22 अटेम्प्ट्स मेरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं 24 रेड सॉक्स निकालता हूं, ओके। तो कितने हो गए, 46। तो यहाँ पे मेरे 46 अटेम्प्ट हो गए। अब बॉक्स में क्या बचा, अब बॉक्स में सिर्फ 20 जो है, 20 ब्लैक सॉक्स बचे। अब मैं पहला सॉक्स निकालता हूं, तो मेरे अटेम्प्ट कितने हो गए, 47 हो गए, ओके। 47 अटेम्प्ट हो गए। उन्होंने क्या बोला, एटलीस्ट वन पेयर, पेयर मतलब क्या, एक लेफ्ट एक राइट का चाहिए, ओके। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग पैर ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, दो जोड़ा, एक जोड़ा, दैट इज दो ब्लैक के। तो जब मैं नेक्स्ट निकालूंगा, दैट इज 48, तो मेरे पास दो जोड़ा ब्लैक हो जाएंगे, दो ब्लैक पेयर हो जाएंगे, दैट इज एक जोड़ा हो जाएगा। तो टोटल अटेम्प्ट कितने लगे, 48। अब देखो इसमें ना अगली बार इसको थोड़ा और ट्विस्ट करके क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10 ब्लैक पेयर्स है, ठीक है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। देन 22 व्हाइट पेयर्स है, सॉरी कितने बोल सकते हैं, 11 व्हाइट पेयर्स है एंड 12 रेड सॉक्स है, ओके। अब इसमें बोलेंगे कि मुझे ब्लैक पेयर चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये लोग व्हाइट के 11 जोड़े मतलब 22 सॉक्स हो गए, रेड के 12 जोड़े मतलब 24 सॉक्स हो गए। तो यहाँ पे मैं 46 अटेम्प्ट ये भी लगा लेता हूं। अब मेरे पास देखो 10 पेयर है, मतलब क्या, मेरे पास यहाँ पे 20 सॉक्स है, मतलब 10 लेफ्ट के हैं और 10 राइट के हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैं राइट के सारे निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा, दैट इज 56। और जब नेक्स्ट निकालूंगा तो मुझे एक पेयर मिल जाएगा, दैट इज 57 अटेम्प्ट मुझे लग जाएंगे, ठीक है। कितने, 57 अटेम्प्ट। बट अगर ये अगली बार ऐसा आया तो, बट अभी नहीं आया, अभी बहुत ही सिंपल है, अभी 48 आ रखा है, ओके। तो 48 इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। An auditorium has 8 seats in the first row. With every row, the following have 4 seats, that is preceding row. ओके मतलब 8 से बढ़ के 4 बढ़ रहे, तो 8 के 12 हो जाएंगे, 12 के 16 हो जाएंगे, जैसे जैसे पीछे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ठीक है। यहाँ पे 8 थे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे, यहाँ पे 16 हो जाएंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे 24, और ऐसे बढ़ते जाएंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 416 की टोटल कैपेसिटी है, ओके। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज नीडेड टू सीट 150 पीपल, मतलब मुझे 150 पीपल बिठाने हैं, तो मुझे बताओ कितने मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए, ओके। तो सिंपल है, इसमें कुछ करना, अरिथमेटिक लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, 5 है, 8 है, 3 है और 2 है, इसमें से एक आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं ना हाईएस्ट के लिए जाता हूँ, चलो 5 के लिए जाते हैं। 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 कितने हो गए, 8 9 10, दैट इज 20। 2 3 4 5 6 7 8, कितने बच्चे, कितने बंदे बैठ रहे हैं, 70 पीपल बैठ रहे हैं। सिर्फ 70 आंसर है, नहीं है, मुझे कितने बैठाने, 150 बिठाने। तो 24 के आगे क्या हो सकता है, 28 देन 32 देन 36, 8 है ना, दिस इज 5 6 7 8, दैट दिस इज 16, 6 7 8 9 96।
तो 70 प्लस 96, दिस इज 6 7, दैट इज 166. ओके, तो ये ना, ये 6 7 8, दिस इज 10, 6 7 8 9. ओके ओके, ठीक है, 9 166 बंदे बेटर, 176 सॉरी, 4 5 6 7 8, ये 80 है ना. ओके ठीक है, 176. तो 176 बंदे बेटर. अब मुझे क्या चाहिए, 150 पीपल. तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने लगेंगे मुझे, 8. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो, ये जो है पजल्स है, बहुत ही सिंपल है. जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्राई कीजिए कि ऑप्शंस के थ्रू इसको एलिमिनेट करें. अब क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग अ 3 डिजिट पिन. ओके, अब ये पिन हो सकते हैं इनमें से कुछ. ओके, और ये पिन है और ये कुछ मुझे फंडे दे रखे. तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली पिन अज्यूम कर लेता हूँ, 059, दिस इज द राइट पिन. अब मुझे देखने की ये जो पिन है, ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है क्या. वन नंबर इज करेक्ट एंड करेक्टली प्लेस्ड. तो इसमें से एक कौन सा नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नंबर बैठ रहा है. ओके, इसमें एक ही नंबर है ना. ओके, नथिंग इज करेक्ट, मतलब इसमें से एक भी नंबर सही नहीं है. तो ये और ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है. देन 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे 3 नंबर है. तो इनमें से 2 नंबर होने चाहिए बट वो रॉन्गली प्लेस्ड है. तो कौन से 2 नंबर है, 0 हो सकता है और 9 हो सकता है. और वो रॉन्गली प्लेस्ड है, यस, 0 और 9 की जगह डिफरेंस है. तो नंबर तो सही है बट रॉन्गली प्लेस्ड है, तो ये भी स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है. देन नेक्स्ट, वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड. एक ही नंबर करेक्ट है. अब इसमें से एक नंबर करेक्ट कौन सा है, 5. 5 कहां पे, यहाँ पे मिडल में है, यहाँ पे राइट एंड में. तो यहाँ पे सही है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है. वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड. अब यहाँ पे वन नंबर करेक्ट, दैट इज 0, और वो रॉन्गली प्लेस्ड है, यस इट इज रॉन्गली प्लेस्ड, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में आना चाहिए, एक्सट्रीम राइट में नहीं आना चाहिए. क्लियर है. तो डायरेक्टली मुझे ऑप्शन नंबर 1 से मिल गया. अगर आपको लग रहा है तो आप आगे की भी फुल देखिए. ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो गलत होगा. ओके, क्लियर है ये. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो, सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लो, पानी भी ले जाओ तब तक. क्या दे रखा है, विथ वन मैच बिटवीन टीम बी एंड सी रिमेनिंग इन द टूर्नामेंट. एक ही मैच रह गए बी एंड सी में, बाकी की टूर्नामेंट कंप्लीट हो गई है. वेर each win fetch 2 points and lost none. ठीक है, the team may observe that they will become champion if with more points that any other team if B wins. मतलब क्या बोल रहा है कि ए जो है वो चैंपियन हो जाएगी. कब चैंपियन हो जाएगी, अगर बी जीतेगी. ओके, बट नॉट नेसेसरली इफ बी लूजेस. अगर बी हारेगी तो वो चैंपियन नहीं बन सकती. इसका मतलब क्या, ए बी और सी 3 टीम है. ओके, अगर बी जीतेगी तो ए चैंपियन बन जाएगी. मतलब बी जो है ए से बहुत ही कम पॉइंट पे है, अज्यूम करके 2 से 3 पॉइंट कम पे. ठीक है, मतलब ए जो है फिर भी बड़ा है अगर बी को 2 पॉइंट मिल गए तो. सही बात है. अगर सही बात है ना, अगर समझो अगर यहाँ पे बी को 2 पॉइंट मिलते और बी चैंपियन होती तो बी की जो पॉइंट है ए से ज्यादा होते. ये इक्वेशन समझ में आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते. सपोज इफ बी लूजेस तो कौन जीतेगा, सी जीतेगा. ठीक है, और यहां पे बोला है कि अगर सी जीता तो नॉट नेसेसरली ए जो है चैंपियन होगा. मतलब ए की जो पॉइंट है कंपेयर टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा C+2. ओके, क्यों यहां पे C+2 हो जाएगा, क्योंकि अगर सी जीता तो चैंपियन भी हो सकता है या फिर ए के लेवल पे भी आ सकता है. ओके, क्लियर है ये. तो चलो देखते हैं. इज लीडिंग बाय 1 पॉइंट, इज लीडिंग बाय बी बाय 1 पॉइंट. अगर 1 पॉइंट से जीता, अगर 1 पॉइंट से लीड करता तो बी को 2 पॉइंट मिल जाते, तो बी के पास 3 पॉइंट हो जाते, ए के पास एक ही पॉइंट. तो यहाँ पे कौन होता, बी चैंपियन होता, तो नहीं है ये, तो ये गलत है. बी इज लीडिंग सी बाय 1 पॉइंट. देखो, बी इज लीडिंग सी बाय 1 पॉइंट. अगर ऐसा होता तो यहां पे बी चैंपियन हो जाता ना, विथ आर 2 इक्वेशंस बी चैंपियन हो जाता, बट बी चैंपियन नहीं हो सकता.
ओके, बी इज लीडिंग सी बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट। अगर ये सही होता तो यहां पे ये दो इक्वेशंस गलत हो जाते। क्यों? क्योंकि बी चैंपियन हो जाता, बी चैंपियन बन ही नहीं सकता, इधर चैंपियन ए होगा या फिर सी होगा, तो ये भी हमने हटा दिया। तो ए इज लीडिंग सी बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट, यस ये सही है। अगर ए सी से 2 पॉइंट आगे है और यहाँ पे सी को 2 पॉइंट मिलते हैं, तो यहाँ पे इक्वल के भी चांसेस है। ओके, तो इसके वजह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। ये ये डीआई का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन से परसेंटेज का टॉपिक। ओके, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करने आते हैं ये पता होना चाहिए। The pie chart shows the placement percentage of graduate of 5 different subjects out of total campus placement of 2 consecutive years. कौन से consecutive years है? 2023 and 2024. Question important. In the year 2024, the number of math students who got placed was the double that the previous year. Okay. What is the following of the closest percentage changing in the number of life science placed in the previous 2024? Student placed in 2024. वापस पढ़ो। In the year 2024, the number of students who got placed was double than the previous year. Okay, मतलब यहाँ पे देखो, किसमें? मैथ्स में। यहाँ पे मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको ए नाम दे देते, इसको बी नाम दे देते। यहाँ पे बोले हैं कि 7% जो है और यहाँ पे कितने हैं? 9% है। ठीक है, बी के टाइम क्या हो गया? एक जो है नंबर्स डबल हो गए, परसेंटेज नहीं बोले, नंबर डबल हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ 7% इज इक्वल टू 7 स्टूडेंट्स। ओके, ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 9% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्यों 14? क्योंकि डबल हो गए। तो 1% इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 100% इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 9% इज इक्वल टू 14 स्टूडेंट, तो 1% इज इक्वल टू 14/9, दैट इज 1.55 स्टूडेंट। 1% इज इक्वल टू 1.55 स्टूडेंट। ओके, मतलब 100 स्टूडेंट, 100% इज इक्वल टू 155.55 स्टूडेंट। ओके, इतना क्लियर है? ये मेरे पास लॉजिक निकल के आ गया। अब मुझे बताना है कि लाइफ साइंस में कितना डिफरेंस है। लाइफ साइंस के कितने? 44% है और यहाँ पे कितने? 43% है। देखो 43 एंड 44% है, बट नंबर में मुझे बताना है ए के कितने हैं? 43% है और बी के कितने? 44% है। तो यहां पे मैं कितना करूंगा? 1 करूंगा। क्यों? क्योंकि 1% इज इक्वल टू वन नंबर ऑफ, दैट इज यहाँ पे 43 स्टूडेंट हो गए। ओके, यहाँ पे 44 इंटू 1.5 करूंगा। क्यों 1.55 करूंगा? 1.55 क्यों करूंगा? क्योंकि 1% इज इक्वल टू 1.55 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये कितने बन के आ जाते हैं? ये बन के आ जाते हैं नियर अबाउट 56.65 स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स बढ़ गए ना। अब मुझे क्या करना है? डिफरेंस बताना है। तो अगेन परसेंटेज का डिफरेंस, इन परसेंटेज मतलब क्या? दोनों का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है? दैट इज 22.65 डिफरेंस है। ओके, अपॉन ओरिजिनल कितने? 43 है ना, या 44 है? एक मिनट, कितना है? दिस इज सॉरी, दिस इज 44। ओह माय गॉड, सो सॉरी, गलत मैंने ये ले लिए, नंबर्स ले लिए। ठीक है, मैंने गलत नंबर्स ले लिए, इसकी वजह से थोड़ा सा ये हो गया। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 44%, दिस इज 43%। तो 44% इंटू 1 करूंगा, दैट इज मुझे 44 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। 43 इंटू 1.55 करूंगा तो कितने मिलेंगे मुझे? 56.65। ओके, ये क्लियर है? तो यहां पे मुझे डिफरेंस, तो डिफरेंस इज कितना है? यहाँ पे 22.65 का डिफरेंस है अपॉन ओरिजिनल, दैट इज 44 इंटू 100। ओके, तो 222 जा, 250 जा, 211 जा, 225 जा, तो ये नियर अबाउट 22.65 अपॉन 25 डिवाइड बाय 11, ये हो जाता है 5.47%। ओके, अब मुझे बताना है कि इंक्रीज या डिक्रीज है। देखो यहाँ पे 44 स्टूडेंट है, यहाँ पे 56
है, तो कितना है, ये इंक्रीज हो गया। तो आंसर क्या है, इंक्रीज बाय 50%। ओके, क्योंकि दैट इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो है एक कंसेप्ट लगती है, ठीक है, मैं पहले कंसेप्ट समझा। ये जो मिरर है, ठीक है, और ये फ्लोर है, और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, दिस इज आई, दिस इज आई, और यहाँ पे उसके फीट है, ठीक है। कोई भी बंदा मिरर में अगर उसको दिखना है, लाइक सही बात है, उसको दिखना है, तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है, उसकी रेज, ठीक है, तो उसके रेज मिरर पे आनी चाहिए। सिंपल सा फंडा है, अगर मुझे मिरर में दिखना है तो मेरे जो रेज है वो मेरे मिरर में आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मिरर की जो हाइट है, ओके, वो ज्यादा डिपेंड करती है कि वो कहाँ पे फिक्स है, रादर देन कि बंदा कितना दूर है और कितना पास है। ओके, अब चाहिए तो एक्सपेरिमेंट आपके घर में कबर्ड में एक मिरर होगा, उसके ऊपर कर आगे पीछे करके देख लो, कोई मतलब नहीं। अगर किसी बंदे के 1/4 ही रेज इसके ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको उतना ही दिखेगा ना, 1/4। तो अगर वो आगे हो जाए या फिर पीछे हो जाए, अगर वो आगे भी होगा फिर भी उसको 1/4 ही दिखेगा, अगर वो पीछे आ जाएगी फिर भी उसको 1/4 ही पार्ट दिखेगा। ओके, क्लियर है, अब समझते हैं। Sachin, Sachin sees 1/4 of his body height when he stands in front of the vertical mirror at a distance of 20 centimeter from it. Okay, Sachin का ये distance कितना है, 20 centimeter. If the body, if how much of his body will he see if he step back and stand 40 centimeter from the mirror? अब वो पीछे हो रहा है तो मैटर नहीं करता, उसकी उतनी ही बॉडी दिखेगी, उतनी ही रेस चाह रही है। मिरर जहां पे फिक्स है वो मैटर करता है। अगर मिरर थोड़ा नीचे होता तो ऑब्वियसली सचिन की बॉडी पार्ट ज्यादा दिखते, तो आंसर विल बी 1/4 ओनली, बट इज माय आइडिया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ पर्सन बोरोड 2500 रुपीज फॉर 2 years एंड 2000 फॉर 3 years विद द सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। इफ यू पेड 550 रुपीज एज एन इंटरेस्ट, द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, मुझे बताना है कि उसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, सिंपल। ओके, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें उसका बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, प्रिंसिपल अपॉन नंबर ऑफ ईयर अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल अमाउंट करनी है। जो भी मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट डिपेंड ऑन प्रिंसिपल इंटू, ठीक है, इंटरेस्ट जो हम लोग, इंटरेस्ट जो भी होता है डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट डिपेंड होता है। तो प्रिंसिपल कितना है मेरा यहाँ पे, 2500 इंटू 2 प्लस 2000 इंटू 3, तो दिस विल बिकम 11,000। ठीक है, 11,000 पे वो 5,500 इंटरेस्ट पे करता है। ओके, अब मुझे बताना है, तो बस यही जो चीज है ये फॉर्मूले में लगा दो। तो सिंपल इंटरेस्ट 550 जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, प्रिंसिपल कितना है, 11,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स 1 है, रेट कितना है मेरे पास, रेट का कैलकुलेट करना है अपॉन 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, देन आर इज इक्वल टू 550 अपॉन 110, दैट इज 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5%, 5% है यहाँ पे। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज माय राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। There is an increase of 30% in the number of people coming to the theater after reducing the entry fees by 25% per person. How much change is expected in the total earning? ये क्वेश्चन परसेंटेज से है और ये वाला टाइप मैंने करा। इसको हम लोग सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन, जब भी हम लोग परसेंटेज करते हैं हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के थ्रू ही परसेंटेज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उसके थ्रू आसान होता है। तो सबसे पहले देखो, टेबल बनाना है, इंक्रीज इन 30% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल इंटू अगर मैं इंटरफेस करूंगा तो मेरा वो कलेक्शन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 30% को रेशियो में लेके आना पड़ेगा। 30% इज इक्वल टू 30 अपॉन 100, दैट इज 3/10 रेशियो हो जाएगा, एंड 25% दैट इज 1/4 रेशियो में आता है। तो यहाँ पे देखो, जिसने जिसने ऑब्वियसली क्लासेस करी है हमारी, उसको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं डायरेक्टली कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले
कितना था, ओरिजिनल 10 था, 10 लोग आ रहे थे, बट उसके बाद इंक्रीज हो गया ना 30%, तो यहाँ पे 13 हो गई। क्यों? क्योंकि 3 से बढ़ गए, दैट इज 30%। ओके, एंड मेरी एंट्री फी कितनी थी, 4 थी सबसे पहले ओरिजिनल, ठीक है, बट क्या हो गया, वो रिड्यूस होगी, तो कितनी होगी, 3 होगी। तो 10 इंटू 4 दैट इज 40, 13 इंटू 3 दैट इज 39। तो एक का डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल पे दैट इज 40 इंटू 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 2.5, दैट इज 2.5%। अब ये डिक्रीज और इंक्रीज है, मुझे बताओ, 40 से अगर 39 जा रहा है तो ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा ना, तो 2.5% डिक्रीज। ओके, सिंपल है, काफी सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, ये वाला टाइप हमने पढ़ा हुआ था। देखो, सपोज अ टैप मिक्सेस हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर इन अ रेशियो दैट डिपेंड्स लीनियरली ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ओपनिंग। ये जो है इसने बोला है कि जो भी ओपनिंग है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है पानी के टेम्परेचर। The water out of the tap has for temperature 40 डिग्री सेल्सियस when the tap is half open। अगर मैं हाफ ओपन कर रहा हूं तो वहां पे मुझे 40 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। ओके, when the tap is half open and 30 डिग्री when the 3/4 open। अगर मैं 3/4 ओपन रखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 30 डिग्री मिल रहा है। अगर इसको मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं, ठीक है, अगर मैं हाफ ओपन रख रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 40 डिग्री मिल रहा है। अगर मैं 3/4 ओपन रखूं, ठीक है, तो ये हो गया 3/4 का डायग्राम। अगर मैं इतना ओपन रखूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 30 डिग्री मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है 1/4 का डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री का है। ओके, तो उन्होंने मुझे बोला है टू गेट 50%, टू गेट 50 डिग्री सेल्सियस द टैप शुड बी। अगर यहाँ पे हाफ में मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूं, ओपन कर देता हूं, ठीक है, 1/4। ओके सॉरी, यहाँ पे मैं ये जो सिर्फ 1/4 ओपन करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 40 प्लस 10 मिल जाएगा, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। बढ़ रहा है ना। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 1/4 ओपन कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मुझे कितना मिलेगा, 50 डिग्री सेल्सियस। कैसे, ये दो इक्वेशन के थ्रू मुझे पता लग गया। सही बात है, तो 1/4 इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज माई राइट आंसर। क्लियर है? ओके, बढ़िया, चलो थोड़ा इस ग्राफ पे ध्यान दो, डीआई का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। द सैंकी डायग्राम shows food preference of male and female. The width of the band are proportional to the number of person opting in the given food। ठीक है, देखो प्रोपोर्शनल बोला मतलब जितनी बड़ी बैंडविड्थ उतने ज्यादा लोग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दे तो क्या होता है, जितनी बड़ी बैंडविड्थ उतने कम। ठीक है, ये ध्यान रखो, अगली बार कर सकते हैं। अब एक एक ऑप्शन देखेंगे हम। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। चिकन इज द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड फूड इन मील। देखो दिस इज मेल, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। कोई ऐसा ले लीजिएगा जो दिखाई दे, ये बढ़िया, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। देखो, चिकन इज द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड फूड इन मील्स। ठीक है, सबसे सबसे ज्यादा क्या है, राइस खाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या खा रहे हैं, बैंडविड्थ कौन सी बड़ी है, चिकन की बड़ी है। देखो यहां से लेके यहां तक चिकन की सबसे बाद में। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन नहीं है। एज कंपेयर टू मेल्स मोर फीमेल प्रेफर मीट। एज कंपेयर टू मेल्स मोर फीमेल, जो फीमेल है वो ज्यादा मीट प्रेफर करती है। चलो देखते हैं, कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, फीमेल कितना चिकन प्रेफर करती है, वीट वीट की बात हो रही है ना, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बैंडविड्थ बड़ी है, ये बैंडविड्थ छोटी है, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, तो ये भी नहीं है। एज कंपेयर टू मेल्स मोर फीमेल प्रेफर मटन एंड मिलेट्स। यहाँ पे फीमेल क्या बोल रही है, मोर फीमेल मटन एंड मिलेट्स मेल से ज्यादा खाती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मटन का देखते हैं। ठीक है, देखो मटन में देखेंगे तो फीमेल की बैंडविड्थ बड़ी है, और मिलेट में भी देखेंगे तो फीमेल की बैंडविड्थ बड़ी है, सो दिस इज आल्सो ट्रू। तो बाय लॉजिक हमारा यही आंसर होना चाहिए, बट ये भी हम लोग देखेंगे। फीवर फीमेल प्रीफर राइस देन टोटल नंबर ऑफ मेल प्रिफरिंग मेज एंड मिलेट। देखो
इतनी बड़ी बैंडविड्थ है, ठीक है। और यहाँ पे मेल की जो मिलेट क्या बोला है, प्रिफरिंग मेज एंड मिलेट, ये मेज है और ये मिलेट है। अगर इसको मैं कंपेयर भी कर लूं, ये जो मेल का है, ठीक है, फिर भी छोटा ही है कंपेयर टू फीमेल से। तो ज्यादा फीमेल क्या करती है, राइस खाती है, more female. Okay, so option number 4 is my answer, which is an incorrect statement. Okay, this is the question from coding decoding. ठीक है, काफी काफी सिंपल है ये। क्या है, सपोज गेट, फास्ट, स्टैंड एंड रीड करके 4 वर्ड दे रखे हैं, और उसके बाद बोला है कि उनके कुछ कोड है, 2938, 6921, 0798 एंड 5917। ओके, ये कोड है। अब उन्होंने बोला है बट नॉट नेसेसरली यही ऑर्डर में है, नॉट नेसेसरली कि ये इसी ऑर्डर में है। ओके, द पोजीशन ऑफ वन लेटर इन अ वर्ड एंड द करेक्ट करस्पॉन्डिंग डिजिट इन द रिस्पेक्टिव नंबर आर सेम। ठीक है, मतलब क्या, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है उनकी ऑर्डर सही है, बट ये शफल हो गए, ठीक है, ये सेम नहीं है। तो निगेट मुझे बताओ कि व्हाट कैन बी रिटर्न फॉर निगेट। ठीक है, जल्दी 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 करेंगे, चलो चलो भागते हैं। अभी क्या है, देखो इनमें से मुझे ना ए सब में कॉमन दिख, ठीक है, ऐसे ए ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो a इज इक्वल टू 9, इतना तो मुझे पता लग गया। अब इसके वजह से मुझे एक बात और पता लगती है, a इज इक्वल टू 9 है। देखो 9 की जो प्लेसमेंट है, रीड की प्लेसमेंट क्या है, ओके, बाकी तो सबकी 9 की प्लेसमेंट सेकंड में तो मुझे पता नहीं है, बट रीड की प्लेसमेंट देखो, तो रीड की प्लेसमेंट 07 है, तो READ विल बी बिकम 0798। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 9 और D इज इक्वल टू 8। तो निगेट में क्या क्या आता है मेरे पास, EGATE, कौन से दो वर्ड है मेरे पास, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सेकंड पे 7 है और फोर्थ पे 9 है, सेकंड पे 7 है और फोर्थ पे 9 है, ऐसा मेरे पास एक ही नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज माय राइट आंसर। ओके, हर एक चीज करने की जरूरत नहीं, आंसर आने से मतलब। अब देखो इसमें ना बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार ये चैलेंज करना चाहिए, इसके आंसर की गलत है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें। इसको देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। द टोटल ternary figure shows the mark obtained by student ABC in the exam of 100 marks. Yes, he received 10 marks in physics, 50 marks in chemistry and 40 marks in math. देखो अगर मैं सी को देखूं, ठीक है, बोल रहा है कि 10 मार्क्स इन फिजिक्स, ये फिजिक्स है, ओके, 50 मार्क्स इन केमिस्ट्री, यहाँ पे ये यहाँ जा रहा है 50 मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड 40 मार्क्स इन मैथ, 40 मार्क्स इन मैथ। बट ओके, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे भी तो आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है और ये यहाँ पे भी आ सकता है, लाइक समझ रहे हो। तो फिजिक्स कैन बी 65 मार्क्स, ओके, केमिस्ट्री कैन बी 90 मार्क्स एंड क्या बचा है मेरे पास, दिस इज मैथ्स कैन बी 50 मार्क्स। तो ये भी तो राइट हो सकता है। तो हम क्या लॉजिक से आगे बढ़ेंगे, तो लॉजिक इसमें बहुत ही सिंपल है, सबकी टोटल मुझे चाहिए 100। ठीक है, जैसे फिजिक्स का 10, 50 एंड 40 टोटल इसकी कितनी हो गई, 100। तो यही लॉजिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक से आगे बढ़ेंगे, तो मैं अब क्या करता हूं, हर एक का प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, ए का फिजिक्स, केम और मैथ्स, बी का फिजिक्स, केम और मैथ्स। ठीक है, आगे बढ़े। अभी देखो ए को सबसे पहले देखते हैं। ए का क्या होगा, फिजिक्स में स्कोर दैट इज 20 एंड 10, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। केमिस्ट्री में कितना हो सकता है, 90 भी हो सकता है एंड 10 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है एंड 10 भी हो सकता है। और मैथ्स में कितना होता है, मैथ्स में 80 भी हो सकता है
और 90 भी हो सकता है। अब देखो मिनिमम तो 10 है और मैक्सिमम 90 है, तो ये तो हटा देंगे क्योंकि जीरो तो कहीं भी नहीं है, तो 90 मैंने हटा दिया। अब बचा क्या मेरे पास, ओके, अब बचा क्या यहाँ पे पास, मेरे पास 10 बचा, 80 बचा, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। तो फिजिक्स में 10 मिल रहा है, केमिस्ट्री में 10 मिल रहा है और मैथ्स में 80 मिल रहे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। अब बी के लिए चलते हैं। बी के लिए फिजिक्स में इट कैन बी 65, ओके, एंड इट कैन बी 40। 65 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री में इट कैन बी 60 एंड इट कैन बी 20। इट कैन बी 60, इट कैन बी 20। एंड मैथ्स में इट कैन बी 40 एंड इट कैन बी 80। बाय आवर लॉजिक 100 वाले से तो क्या हो सकता है, देखो 60 60 तो दो नहीं होंगे, 80 करेंगे, 80 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 10 10 के दो नहीं है, ओके, तो यहाँ पे 40 हो गया। अब ये 40 हो गया तो ऑब्वियसली ये 60 और ये 60 हटा देते हैं। बाय लॉजिक 40 100 ही चाहिए मुझे, तो फिजिक्स में 40 मिल रहे हैं उसको, केमिस्ट्री में 20 मिल रहे हैं, एंड देन मैथ्स में कितने मिल रहे हैं, 40 मिल रहे हैं। चलो, एंड सी का तो सिंपल दे रखा है, तो देखो ए मार्क्स इन केमिस्ट्री आर मोर देन द सी मार्क्स इन फिजिक्स। ए मार्क्स इन केमिस्ट्री, ए के कितने 10 है, इज मोर देन सी मार्क्स इन फिजिक्स। सी में फिजिक्स को कितने मिलेंगे, दोनों के सेम है, तो ये हटा रहा हूं, दिस इज नॉट करेक्ट। बी हैज स्कोर्ड इक्वल इन मैथ्स एंड फिजिक्स। बी हैज स्कोर्ड इक्वल इन मैथ्स एंड फिजिक्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, तो ये ट्रू है। ओके, आगे का देखते हैं। ए हैज स्कोर्ड 20 इन केमिस्ट्री। ए हैज स्कोर्ड 20 इन केमिस्ट्री, नहीं, इसको 10 मिला तो ये गलत है। एंड ए हैज स्कोर्ड 18 केमिस्ट्री, नहीं, क्या एम हैज स्कोर्ड मैथ्स में 80 मिले, केमिस्ट्री और सॉरी केमिस्ट्री में कितने मिले, 10 ही मिले उसको, ठीक है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये अब क्लियर है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यू है और ये राइट स्टेटमेंट क्यू। ओके, दिस इज फ्रॉम रेशियो प्रोपोर्शन। सिंपल है, क्या दे रखा है, मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी का रेशियो दे रखा है 2:3:4। What will be the respective ratio if the seats of each subject are increased by 50 marks? देखो कभी भी क्या होता है ना, रेशियो जो होता है हमेशा सेम होता है, ओके। अगर आप सबको सेम बढ़ा रहे हो तो सबका सेम घटेगा, ओके। अगर किसी एक का बढ़ा देते तो रेशियो अलग हो जाता। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2:3:4 का रेशियो है, अब सबको मैं क्या कर रहा हूँ, 50% से बढ़ा रहा हूँ, 50% से बढ़ा रहा हूँ, 1.5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। 2 का 50% कितना हो जाता है, 1, तो ये हो जाएगा 3। 4 का 50% कितना हो जाएगा, 3 का 50% कितना हो जाएगा, 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5। 4 का 50% हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट में है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब इसका रेशियो निकालो, ये हो जाएगा 5 6 30, 5 9 45, 5 12 60, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। आ गया सेम रेशियो, तो इसका आंसर विल बी सेम, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिक, प्योर लॉजिक पे ये क्वेश्चन है। सीएसआर नेट काफी बार ऐसे प्योर लॉजिक वाले क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, अ बोटमैन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर हैज टू कैरी अ डॉग, अ कैट एंड अ कंटेनर फुल ऑफ मिल्क टू द अदर बैंक in a boat, okay, at a one time, at a time. The cat cannot be left alone with the milk or dog on the other bank. What is the minimum number of times the boat to carry the river to carry all to the other bank? समझो, this is my left bank, this is my right bank, okay. इसमें से मुझे इक्वेशन क्या मिला, कैट कभी भी मिल्क के साथ नहीं जा सकती, कैट और मिल्क कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, कैट और डॉग कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, बट डॉग एंड मिल्क एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब कैसे होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो राउंड होता है ऐसा जाएगा,
ठीक है, अराउंड जाएगा। वो क्या करता है, वो सबसे पहले कैट को कैरी करता है। ओके, कैट को कैरी करता है और राइट बैंक पे छोड़ देता है। सेकंड इसमें वो खुद अलोन आता है। ठीक है, यहां से क्या करता है, यहां से वो सपोज करो कि वो मिल्क को लेके चलता है या फिर डॉग को लेके चलता है, डॉग को लेके चलता है, डॉग को लेके चलता है और यहाँ पे ड्रॉप कर देता है। बट यहां से अगेन कैट को उठाता है, क्योंकि डॉग और कैट साथ में नहीं रह सकते। ओके, और यहां पे क्या करता है, कैट को ड्रॉप कर देता है और यहां से मिल्क को लेके चलता है, मिल्क को यहां पे ड्रॉप कर देता है, अलोन लेके आता है, यहाँ अलोन आएगा एंड यहाँ पे बचा क्या है, कैट, फिर कैट को लेके जाएगा। हो गए सारे। अब काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने बार उसको क्रॉस करना पड़ा, 7 टाइम। ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम। ये भी हमने पढ़ा था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नंबर सिस्टम से ये टॉपिक है। द यूनिट प्लेस इज द हाफ द टेंस प्लेस डिजिट इन द टू डिजिट नंबर एन। एन एक टू डिजिट नंबर है तो यूनिट प्लेस कहेंगे, उसके इसके लिए क्या कहेंगे, टेन प्लेस कहेंगे। ठीक है, यूनिट 10 100 1000, आई होप आपको ये पता है। यहाँ पे क्या है, स्मॉलर नंबर है, यहाँ पर क्या है, बिगर नंबर है, हाफ का है ना, तो मैं सिर्फ स्मॉलर और बिगर लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इफ वी स्वैप द नंबर गेट रिड्यूस टू 18। स्वैप द नंबर, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मेरा नंबर 28 है तो मैं स्वैप कैसे करता हूँ, 82 है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है मेरे पास, 18 का डिफरेंस बन रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल। ओके, अब मुझे नहीं पता कि नंबर क्या है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, हमेशा कभी भी आपको अगर ऐसे टू डिजिट का नंबर आ गया ना तो सिंपल है। अज्यूम करो जो एन का जो टू डिजिट नंबर है वो 10x प्लस वाई। ऑब्वियसली अगर 28 होगा तो आप कैसे लिखोगे, 20 प्लस 8 लिखोगे ना, 10x प्लस वाई। ओके, तो ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माइनस स्वैप, मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस दैट इज माइनस 10y। स्वैप किया ना मैंने यहाँ पे, प्लस x इज इक्वल टू 80। इस इक्वेशन को सॉल्व, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 18, दैट इज 9x माइनस y, 9y, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। x माइनस y इज इक्वल टू 18 बाय 9, तो कितना हो जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब मुझे ऑप्शन से देखना है कि x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। देखो, सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, 8 माइनस 4 दैट इज 4, तो ये दो ऑप्शन तो चाहिए। अब देखो, 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 मिलेगा। ओके, तो या फिर 2 माइनस 4 करूंगा तो मुझे फिर भी 2 मिलेगा। डिफरेंस बोला है, ठीक है, माइनस बोला, डिफरेंस क्या है, 18 का, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, 24 और 42 का डिफरेंस काउंट कर लो, दोनों का डिफरेंस 18 का। अब यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ये बिगर नंबर प्लेस करूंगा और उसका हाफ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, उसका हाफ दैट इज 42 इज माय आंसर। ओके, क्लियर है, आगे ये कौन सा है, दिस इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द फॉलोइंग बस शेड्यूल इज सीन एट द बस स्टॉप लोकेटेड समवेयर बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी। टाउन ए जो है वो 010 पे निकलती है बस, एंड एवरी आफ्टर 20 मिनट्स उसकी बस आती रहती है। फॉर एग्जांपल, टाउन ए की जो बस है वो पहली बस 0.10 मिनट्स पे आएगी, दूसरी बस 0.20 मिनट्स के बाद आएगी ना, 30 पे आएगी, तीसरी बस 0.50 पे आएगी, चौथी बस 1:10 पे आएगी। और टाउन बी की बात हो रही है, पहली बस 0:15 पे आएगी, तो सेकंड बस कितने पे आएगी, 0:35 पे आएगी, क्योंकि 20 मिनट्स के बाद बस आएगी। थर्ड बस कितनी आएगी, 0:55 पे आएगी। ओके, एंड ये फिफ्थ बस कितनी आएगी, 1:15 पे आएगी, राइट, 1:20, हाँ 1:15 पे। ओके, चलो, if a person arrives at a bus stop at random time, the probability that the next bus is for town B। देखो रैंडम टाइम पे वो आ रहा है, अब मैं सपोज आई एम अज्यूमिंग वो रैंडम टाइम पे आ रहा है, तो रैंडम टाइम में इंटरवल लेता हूँ 20 मिनट का, एक इंटरवल लेता हूँ,
दो 10 से एक 0.10 से लेके 0.30 तक, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम में, रैंडम टाइम में, ठीक है, एक बस 0.15 की आ रही है, तो यहाँ पे ए बस आ रही है, यहाँ पे बी बस आ रही है, यहाँ पे सी, यहाँ पे वापस ए बस आ रही है। तो डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 5 मिनट का डिफरेंस है और यहाँ पे 15 मिनट का डिफरेंस है, मतलब बी के आने के लिए 5 मिनट का डिफरेंस है। ओके, तो हमारा प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल टाइम अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना है? 5 है, मुझे बी के लिए बस चाहिए ना 5 है, फाइन। एंड टोटल कितना है? टोटल 20 है, तो आई राइट हियर 20। 5 the 5 4 that is 1/4, so answer is 1/4। okay, clear है? A cell phone tower with signal reaching up to 500 meters is set on a conical hill of height 1.5 kilometer and base of 2 kilometer. Assuming the height to be negligible compared to the hill served by the tower in kilometers is okay। तो मुझे क्या बताना है कि वो हिल के आसपास कितने एरिया में वो सिग्नल जा रहा है। ओके, अब देखो मैं आपको डायग्रामेटिक ये दिखा देता हूं। ये मेरा कोन है, ठीक है। कोन में क्या रखा है? यहाँ पे मेरे पास सिग्नल, यहाँ पे टॉवर है मेरा, ठीक है। अब कोन का जो रेडियस है हिल का, वो कितना है? 2 किलोमीटर का है, और हाइट कितनी है? 1.5 किलोमीटर की है। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे कितने एरिया में वो जो है सिग्नल पहुंचता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए बताओ मुझे? सिंपल सी बात है ना, मुझे ये वाला रेडियस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाइट तो मुझे पता है कि 0.5 पे जा रही है, 500 मीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। ओके, अगर मुझे बेस मिलेगा तो मैं सारा एरिया निकाल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने दे रखा है हमें फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले ये स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी बड़े बड़े की। तो उसका क्या होगा बताओ? स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.25 अंडर रूट इज इक्वल टू 2.5। ओके, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई? 2.5, ठीक है। 2.5 हो गई। अब मुझे बताओ, ठीक है, सिमिलर, अगर मैं ये लॉजिक लगा लूं, ठीक है, ये सिमिलर कोण का जो प्रॉपर्टी है, उसके वजह से क्या हो रहा है मुझे पता चल रहा है। मुझे क्या? स्मॉलर रेडियस, ओके, कौन क्या होगा? बिग रेडियस। सिमिलर कौन प्रॉपर्टी है ना ये, इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉलर हाइट अपॉन बिगर। बस रेडियस है, स्लांट एज, ठीक है। हाइट मतलब क्या, समझो ना, ये स्लांट एज है। तो स्मॉल रेडियस कितना है मेरे पास? नहीं, तो R1 में लिख देता हूँ। बिगर कितना है मेरे पास? 2 का है। स्लांट एज कितने? 0.5 किलोमीटर की, और बिगर की कितने? 2.5 की है। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 2 अपॉन 2.5, तो R1 इज इक्वल टू 0.4 किलोमीटर का हो गया। ओके, अब मेरे पास R1 आ गया है, तो मुझे क्या करना है? मेरे पास फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या दे रखा है? पाई इंटू बेस इंटू रेडियस, स्लांट हाइट इंटू रेडियस। क्या दे रखा है? बेस रेडियस इंटू स्लांट हाइट। बेस रेडियस कितना है? 0.4 का है। स्लांट हाइट कितनी है मेरे पास? 0.5 की है, दैट इज पाई इंटू 0.2, दैट इज 0. कितना हो जाएगा? ऑप्शन क्या है यहाँ पे मेरे पास? 0.2 पाई। कोई ऐसा ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले ना थोड़ा सा एक थियरी बता देता हूँ, इसकी थियरी बता देता हूँ, तो चीजें समझ में आसान होगी। सपोज एक ट्रैक्टर है मेरे पास, डायग्राम पे हंसो मत, ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रैक्टर, इसका जो आगे वाला जो है, मैं डायग्राम जानबूझ के बड़ी निकाल रहा हूँ, ठीक है।
ये फ्रंट ये है और ये रियर एंड और ये फ्रंट एंड का टायर है। अगर दोनों, ठीक है, अगर ये दोनों टायर ओके कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वो सेम ट्रैवल करेंगे, दोनों भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ना। हाँ, अब इसमें दिक्कत क्या होती है बताएगा बच्चों को, क्या समझ में नहीं आता। डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सर्कमफरेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, मतलब क्या कितना रिवॉल्यूशन लेता है। सपोज ये हो गया एक रिवॉल्यूशन और ये इसको कहेंगे पूरा सर्कल, ठीक है। तो जितना बड़ा टायर उतने कम रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 2 रिवॉल्यूशन लेगा तो यहाँ एक ही रिवॉल्यूशन लेगा, बट क्या करेंगे ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ओके, क्लियर है, ये दोनों क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। लॉजिक क्लियर है अभी आपको? चलो अब देखते हैं। अब यहां पे बोला गया है कि विद एवरी सर्टेन सेट ऑफ डायमीटर्स अ ट्रैक्टर फ्रंट व्हील मेक्स 2 रिवॉल्यूशन फॉर एवरी 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द रियर एंड। मतलब क्या, आगे वाला टायर छोटा है, पीछे वाला टायर बड़ा। द डिफरेंस ऑफ चेंजिंग व्हील डायमीटर एज शोन इन द प्लॉट। मतलब देखो जीरो पे, मतलब अगर टायर थम रहा है, ठीक है, गाड़ी रुकी हुई है, तो उसका रिवॉल्यूशन कितना है, 0 पे है। 0 पे कितना, 2 रिवॉल्यूशन। मतलब अगर फ्रंट व्हील 2 चल रहा है तो रियर व्हील एक ही चलेगा, एक ही रिवॉल्यूशन लेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर में देखते हैं कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। ओनली द रियर व्हील डायमीटर इज डिक्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ऐसा ग्राफ दे रखा है, ऐसा ग्राफ दे रखा है। इसका मतलब क्या, जो 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 डायमीटर है इधर वो इक्वल हो रहे हैं, ओके, और वो नियर टू 1 आ रहा है। ओके, नियर टू 1 आ रहा है, दोनों डायमीटर इक्वल हो रहे हैं और नियर टू 1 आ रहा है। ओके, मतलब ये नियर टू दोनों का थोड़ा सिमिलर की तरफ जा रहे हैं। ओके, ओनली द रियर डायमीटर ही डिक्रीज। अगर ये रियर डायमीटर डिक्रीज होता, ठीक है, ओके, तो ये जो होता ये 1 की तरफ नहीं चलता, ये 0 की तरफ चलता। ओके, तो डिफरेंस 1 का नहीं होता, डिफरेंस 0 का होता, तो ये हटा देता। Only the rear and front diameter are decreased equally. Both the rear and the front diameter decrease equally. अगर देखो, अगर यहां पे डायमीटर डिक्रीज होगा, ओके, डायमीटर डिक्रीज होगा, तो यहां पे क्या होगा, जो भी अपना क्या कहते हैं, ये जो रिवॉल्यूशन का डिफरेंस है वो क्या होता, वो अगेन उतना ही रहता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है डिफरेंस कम होते जा रहा है, तो ये भी नहीं है। बोथ द रियर एंड फ्रंट व्हील ऑफ डायमीटर इंक्रीज इक्वली। अब देखो, अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो छोटा है और ये बड़ा है, ओके, इन दोनों के अगर मैं इक्वली इंक्रीज कर दूं तो इसका इतना मैटर नहीं करेगा, बट इसका बहुत मैटर करेगा। ओके, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो है नियर टू 1 आ रहा है, नियर टू 0 नहीं आ रहा। यहाँ पे नियर टू 0 जाता, नियर टू 0 जाता, यहाँ पे नियर टू 1 आ रहा है। ओके, तो ये आंसर हो सकता है। The rear wheel diameter decrease and the front wheel diameter increase equally. ओके, अगर ऐसा होता तो ये 0 से भी नीचे चला जाता, तो ये भी आंसर नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो, ठीक है। अगर आपको हम बंसल वाली से पढ़ना है जनरल एप्टीट्यूड एंड बाकी सारे यूनिट्स, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। और फिलहाल अभी आपको अर्ली बर्ड का 40% डिस्काउंट भी मिल जाए। इसमें मैं एक बात करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि ये चैलेंज हो सकता है और इसका आंसर बाद में अलग आ सकता है, दैट इज दिस, ठीक है। इसका आंसर सीएसआर नेट ने 3 दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर ये जो क्वेश्चन है चैलेंज हो सकता है। ओके, अगर बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट है, यू कैन कमेंट, यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। ओके गाइस, thank you so much everyone, bye.